नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपकी आने वाली आपकी टेट एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं कितनी तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कितने स्कोर यहाँ पर आप 30 प्रश्नों से कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वो अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था या प्रौढ़ावस्था? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालक अपने सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वो उसकी अवस्था होती है किशोर अवस्था। जी हाँ, किशोर अवस्था में हम देखते हैं बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति इस अवस्था में चाहता है। तो विकल्प ए यहां पर हमारा सही उत्तर होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अच्छे मंत्री, व्यावसायिक, कूटनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ताओं में निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो यहां हम कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। तो आपको यहीं पर मिल जाती है ये बातें, क्योंकि जब वो सामाजिक है, मंत्री हैं या राजनेता होते हैं तो इनमें जो बुद्धि होती है वो सामाजिक बुद्धि होती है। ये विकल्प जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होता है, विकल्प सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार की होना चाहिए? यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार हमें ये क्वेश्चन को देखना है। तो यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर शाब्दिक और गणितीय संकेत मतलब कि शाब्दिक परीक्षण भी होता है। तो कहने का मतलब है कि शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो किस प्रकार की होती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक या फिर राजनीतिक बुद्धि? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि गणितीय संकेतों और शाब्दिक संकेतों को समझ लेती है तो वैसी बुद्धि जो होती है वो कहलाती है यहाँ पर अमूर्त बुद्धि, विकल्प बी। और हम जानते हैं कि गणित की जो प्रकृति होती है अमूर्त प्रकृति होती है, उसके संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि भी कैसी होगी? अमूर्त बुद्धि होगी। अगले क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट था, तो कोई बात नहीं, आपको एक क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया है। 30 क्वेश्चन हमने लिए हैं, 31 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, आप इसकी चिंता ना करें। फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट ज्यादा था तो इस वजह से उसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, तो यहाँ पर हमें देखना है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र यहाँ पर कौन सा होगा? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या फिर सी है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, और डी है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र हम यहाँ पर कह सकते हैं विकल्प जो डी होगा। इसमें किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से रक्तस्थान का हिस्सा होता है? तो हम कह सकते हैं कि अवधारणा का जो विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होगा? बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक? तो हम कह सकते हैं कि ये तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है, विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन किस प्रकार का हो सकता है? बहुत बार ये टेट एग्जामों के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है और अक्सर रिपीट भी हो जाता है ये क्वेश्चन, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं क्या? ये कथन कैसा है? सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है और बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बिना सोचे समझे हम किसी को भी मतलब ऐसे ही ज्यादा लिंग पक्षपात यहाँ पर हम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सभी की बुद्धियां बराबर होती है और महिलाएं भी पुरुष की अपेक्षा बुद्धिमान होती है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। यानी कि दोनों ही अपने अपने स्तर में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये क्या बता रहा है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को बता रहा है, मतलब एक प्रकार के लिंग की और ज्यादा ये प्रश्न जा रहा है, तो इस प्रकार से ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। चलिए बे विकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो शिक्षक की सहायता किस प्रकार से करता है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या फिर
शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने, या फिर डी शिक्षक के सामाजिक स्तर, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की जो सहायता करता है वो करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। विकल्प सी इसके लिए यहां पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को नाम दिया है। सामाजिक भावना ग्रंथि, सद्भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि या ऑडिपस भावना ग्रंथि। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लड़की के पितृ प्रेम भाव को नाम जो दिया है वो दिया है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। और इसी प्रकार से लड़के का मातृ प्रेम भाव भी होता है, तो उसको भी एक नाम दिया है, वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए, बाल्यावस्था के संबंध में सही है, तो बाल्यावस्था के संबंध में क्या सही है? बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में ये बच्चे के अंदर ये सभी चीजें देखने को मिलती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ने लगती है, साथ ही साथ वो रचनात्मक कार्य भी करने लगता है, उनमें भी रुचि लेने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार से निर्देशक अपेक्षित है। कथन किसका है? एडलर का, रास का, या फिर गैसल का, या फिर डी है सिगमंड फ्रायड का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो कथन देने वाले थे वो थे रास, जिन्होंने कहा था कि शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार से निर्देशन अपेक्षित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलोटा ने परीक्षण दिया। रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, या फिर डी है योग्यता परीक्षण। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जलोटा ने जो परीक्षण दिया था वो परीक्षण था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बी विकल्प यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को नाम दिया है। तो यहाँ पर ऑडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, थायराइड या सामाजिक भावना ग्रंथि। तो हमने देखा इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि जो होती है वो लड़की के पितृ प्रेम भाव को नाम दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर लड़कों के मातृ प्रेम भाव को जो नाम दिया है वो है ऑडिपस भावना ग्रंथि, जो सिगमंड फ्रायड ने बताया है। तो विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि वर्गीकरण के द्वारा व्यवसाय का चयन होता है। तो बुद्धि वर्गीकरण के द्वारा व्यवसाय का चयन कैसे होता है? मतलब सरल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हम कह सकते हैं, जैसे हमने देखा कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो इन बुद्धियों के प्रकार के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि बच्चे में किस प्रकार की बुद्धि है, तो इस प्रकार से हमें उसके व्यवसाय का चयन करना चाहिए। तो जब हम बुद्धि का वर्गीकरण समझते हैं तो हमारे लिए व्यवसाय का जो चयन होता है वो कैसे हो जाता है? वो सरलतम हो जाता है कि आसानी से हम अपने व्यवसाय का चयन इसमें कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो बुद्धि का मनोवैज्ञानिक मापन जो था सर्वप्रथम प्रारंभ किया था वो करने वाले थे टर्मन, बीने, गिलफोर्ड, स्टैनफोर्ड। तो यहाँ पर हम कहेंगे बीने जो थे उन्होंने बुद्धि के वैज्ञानिक मापन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। तो विकल्प बी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, थार्नेडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक, त्रिआयामी सिद्धांत। तो थार्नेडाइक ने जो बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसे बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनका कहना है कि बुद्धि जो है बहुत सारे कारकों से मिलकर के बनी होती है और उसे बहुत से कारक प्रभावित भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण, या फिर टर्मन परीक्षण। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण जो था ये आर्मी बीटा परीक्षण था, आर्मी बीटा परीक्षण होगा। विकल्प बी यहां पर इसके लिए सही उत्तर है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कथन किसका है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है देने वाले स्ट्रैग, वाटसन, गैसल या वैलेंटाइन। तो यहां पर ये जो कथन दिया था ये दिया था विकल्प ए स्ट्रैग ने। तो यहां पर विकल्प ए इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह कथन किसने दिया है? कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड, रूसो, वाटसन, गैसल। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये कथन देने वाले जो हैं यह है सिगमंड
फ्रायड। जी हाँ, इन्होंने ये कथन दिया है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, परंतु वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है। तो देखिए, गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक है, यानी कि गणित का ज्ञान आपका फिजिक्स के ज्ञान में मदद कर रहा है। तो ये शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एक प्रकार का सकारात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि हम गणित के ज्ञान का मदद या उसका उपयोग या उसकी सहायता फिजिक्स में भी कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सीखने के पठार के क्या कारण है। तो सीखने के पठार का मतलब आप थोड़ा समझिएगा, जब आपकी जो प्रगति है अधिगम की वो बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है, प्रगति नगण्य हो चुकी है, तो उसी को कहा जाता है सीखने का पठार। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं, थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता या फिर डी उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सीखने के पठार का कारण मतलब आपकी जो प्रगति नगण्य क्यों हो रही है, आपका अधिगम प्रगति क्यों नहीं दिखा रहा है, आप क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि थकान भी हो सकती है, या हमारा वातावरण सही नहीं है, या कार्य की जटिलता, कार्य थोड़ा सा जटिल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी उपरोक्त सभी यहाँ पर जिम्मेदार है उस चीज के लिए, हमें सीखने के पठार के लिए। तो डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, ऋणात्मक स्मृति है। तो देखिए, स्मृति का मतलब होता है सूचना को संचित करना, है ना, मेमोरी, मतलब उसमें स्टोर करके रखना जो जानकारी या सूचनाएं होती है। पर अब यहाँ पर मेमोरी जो है वो ऋणात्मक है, स्मृति जो है ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक का मतलब क्या, भूल जाना, फिर मतलब स्मृति में वो चीजें है नहीं, मतलब हट रही है। तो अल्पकालिक स्मृति, सक्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति। तो यहाँ पर कहेंगे विस्मरण, ऋणात्मक स्मृति का प्रकार विस्मरण होगा। डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार्डनाइक ने 3 नियम, मुख्य नियम दिए हैं। 3 मुख्य नियम कौन से दिए हैं, तो ये तीनों नियम काफी महत्वपूर्ण है थार्डनाइक के, जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जब 3 नियम पूछे हैं तो तीनों ही नियम ये शामिल हैं, और यहाँ पर डी विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, या डी उपरोक्त सभी की। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मन का सबसे बड़ा भाग होता है चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे मन के जो भाग बताए हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, तो यहाँ पर चेतन मन हमारा 10%, तो 90% जो होता है चेतन मन होता है। तो मन का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है। तो हम जानते हैं खेल के माध्यम से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है, सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का। तो यहाँ पर बच्चों में समाजीकरण की भावना जो होती है विकसित होती है खेलों के माध्यम से, क्योंकि जब हम खेल समूह में खेलते हैं, टीम के रूप में खेलते हैं, तो हम सभी सामाजिकता के गुण की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो विकल्प ए के लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, और ये है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना जल्दी सीख लेगा। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर होगा धनात्मक स्थानांतरण। विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, वे व्यवहार जिनका उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण तथा उन्नत स्वास्थ्य कहलाते हैं। तो देखिए, वे ऐसे व्यवहार जिनका क्या उद्देश्य है, पर्यावरण का संरक्षण तथा उन्नत स्वास्थ्य, है ना, मतलब हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण का उन्नत स्वास्थ्य हो, ऐसे व्यवहार यदि आप दर्शाते हैं तो वो व्यवहार क्या कहलाएंगे, मित्रता, सजगता, पर्यावरण प्रेम, या फिर पर्यावरण मैत्री। तो निश्चित रूप से वो पर्यावरण मैत्री हैं, क्योंकि आप पर्यावरण के मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, पर्सोना, पर्सन, पर्सनल, या फिर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, एक तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है,
जैसे पर्सनैलिटी जो होता है, ये पर्सनैलिटी अंग्रेजी में हम व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी कहते हैं। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो होती है यहाँ पर विकल्प ए पर्सोना शब्द से हुई है। और पर्सोना शब्द का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है मुखौटा। ठीक है ना, मुखौटा जैसे हम चेहरे पर जो लगाते हैं, तो उसी प्रकार से इसका अर्थ मुखौटा भी होता है। ठीक है, विकल्प ए पर्सोना यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की हमें विशेषता देखना है। इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, इसके मुंह की बनावट अन्य से भिन्न है, इसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर सीधी बात यह है कि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा कम सामाजिक होता है, मतलब कि उसको ज्यादा भीड़ भाड़, चहल पहल, शोर शराबा ये सब चीजें पसंद नहीं होती है। वो थोड़ा एकांत प्रिय होता है ना, मतलब अपने एकांत में रहना ज्यादा पसंद करता है। उसमें सोचना, विचारना, ये सारी क्रियाकलाप अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। मतलब उसे बाहरी शोरगुल से इतना मतलब नहीं होता है। तो जब मतलब नहीं होगा तो फिर वो क्या है कि सामाजिकता, उसके अंदर गुण थोड़े से कम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। लोगों से मिलना पसंद कम करेंगे, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना कम पसंद करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अब इसी के विपरीत हम देखें तो जैसे बहिर्मुखी होता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है कि उसको अकेला रहना तो पसंद ही नहीं होता है। वो हमेशा दोस्तों के साथ या सामाजिक लोगों के साथ में घूमना फिरना, इधर उधर भीड़ भाड़ सब कुछ पसंद होती है। तो वो व्यक्तित्व बहिर्मुखी होते हैं और उसके विपरीत होते हैं अंतर्मुखी। चलिए, विकल्प डी इसके लिए हमारा सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हम अगले उस क्वेश्चन की ओर जो कि फोर्थ वाले क्वेश्चन के बदले में हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, उसको मिसप्रिंट होने की वजह से। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूं क्योंकि निम्न में से एक आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन है। अब देखिए, मैं पुस्तक पढ़ना क्यों पसंद करता हूं, तो मेरे निम्न में से हमें एक आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन ढूंढना है कि इन चारों कथन में से आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन कौन सा है। तो पहला है यहाँ पर, पुस्तक पढ़ने से मेरे पिताजी खुश होते हैं। बी है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है। सी है, पुस्तक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है। और डी है, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है, इनर मोटिवेशन है, जो आपके स्वयं के भीतर से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। ठीक है ना। तो भाई, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूं। तो क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पुस्तक पढ़ने में आनंद मिलता है। अब आनंद मिलता है तो इसलिए मेरे अंदर इनर मोटिवेशन होगा, तो मुझे आनंद मिलेगा वो कार्य करने में, तो मैं वो कार्य ज्यादा करना पसंद करूंगा। तो विकल्प सी जो होगा यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन हो जाएगा, पुस्तक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज की जो हमारे बाल मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।